नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश को जल्द मिलेगी राष्ट्रीय पर्यटन नीति। राज्यसभा में पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। कहा, कोरोना के असर के बावजूद 2024 तक विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी करने के लक्ष्य को किया जाएगा हासिल। सभापति एम वेंकैया नायडू का उच्च सदन में कामकाज की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। सदस्यों को शून्यकाल के दौरान आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह। आसन की अनुमति के बिना बार बार टिप्पणी करने को बताया निंदनीय। और राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने पर राज्यसभा में जताई गई चिंता। सभापति एम वेंकैया नायडू की सदस्यों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह। सांसदों और उनके परिवारों के सदस्यों को टीकाकरण कराने का दिया सुझाव। राज्यसभा में आज पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पर्यटन उद्योग को बदल कर रख दिया है, लेकिन सरकार के प्रयासों से हालात सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पर्यटन उद्योग 1 साल तक शून्य में रहने के बावजूद सरकार 2024 तक विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि देश के सामने जल्द ही एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति आएगी। प्रस्तावित पर्यटन नीति को सभी राज्यों और सारे हितधारकों को भेज दिया गया है। और टूरिज्म पॉलिसी हमने सारे राज्यों को पहुंचाई है, सारे स्टेक होल्डर्स को पहुंचाई है। 1 महीने के आसपास हो गया है। बहुत जल्दी हमारी कोशिश होगी, क्योंकि लगातार जो प्रश्न उठते हैं उसी बात पर उठते हैं कि अगर टूरिज्म पॉलिसी बनेगी कि नहीं बनेगी। पर मुझे लगता है कि इस बदलाव के बाद जो पॉलिसी बनेगी वो दुनिया में वही स्थान प्राप्त करने के लिए बनेगी जो भारत का लक्ष्य है। और हम पूरा विश्वास करते हैं कि 2014 में हम 65वें स्थान से 5 वर्षों में 34वें स्थान पर आए थे। हमारी यात्रा 34 में से 1 नंबर की जानी थी। 1 वर्ष 0 वर्ष हो गया। लेकिन उपसभापति जी, मेरा भरोसा है देश की जनता पर, यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ के मूल्यों पर, हमारे देश के नेतृत्व पर, कि मैं आंकड़ा बदलूंगा नहीं। जो लक्ष्य हमने तय किया है 2024 में वो प्राप्त करेंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से पर्यटन उद्योग को हुए नुकसान का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है और इसके मद्देनजर सरकार सजग है। नहीं संभाल पा रहे हैं तो कल के दिन जब विदेशी पर्यटक आएगा तब हम क्या करेंगे, ये चुनौती देश के सामने है। मैं स्वीकार करता हूं। एक तरफ वो इंडस्ट्री है, वो महानगर है, वो प्रदेश है जो कोरोना के कारण खड़े नहीं हो पा रहे। उनका कष्ट अलग है, उनकी चुनौतियां अलग है। लेकिन जो चीज जहां पर कोरोना नहीं है और डोमेस्टिक टूरिज्म के कारण सैचुरेशन है, वहां पर अगर विदेशी पर्यटक आएगा तो क्या हम संभाल पाएंगे, ये चुनौती अलग है। उसकी तैयारियां भी सरकार कर रही है। और इससे पहले पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी बातें रखी। जहां विपक्ष ने कोविड महामारी के दौरान सरकार पर पर्यटन की अनदेखी का आरोप लगाया, वहीं विपक्षी सांसदों का कहना था कि कोविड-19 महामारी का असर पर्यटन के क्षेत्र पर भी पड़ा है, लेकिन इस विभाग को केंद्र सरकार से बजट के जरिए जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि कोविड-19 से उबरने के भारत के प्रयासों से देश में पर्यटन उद्योग के हालात बदल रहे हैं। साथ ही तमाम सदस्यों में पर्यटन उद्योग की मजबूती के लिए इस दौरान अपने अपने सुझाव दिए। Niti Aayog has suggested foreign tourists, which are at only 1.23%, may be increased to 3%. You are spending 80 crores on promotion, but Niti Aayog says the staff is not fully equipped adequately to really support the promotion. So that has to be looked into, sir. कोविड बीता है, पूरा संसार इससे परेशान हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे सदन को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से त्वरित गति से कार्यवाही किया कि आज भारत उससे उबर चुका है और दूसरे देशों से भी लोग वहां अपने को कोविड से भी बचाने के लिए भारत आकर करके टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। Government has announced some new scheme. Some of them are under the review of the Prime Minister office itself, the important programs. The example, sir, Swadesh Darshan scheme sanctioned 76 projects
in 2014 and 15, but till now only 9 projects have been completed, another 67 projects are still pending. The increased allocation to tourism infrastructure that one honorable member was talking about, though encouraging, is not enough. It's not even 1,000 crore. We need substantially more than that. लोग विदेश से आते थे कश्मीर को देखने के लिए. अनफॉर्चुनेटली वक्त ऐसा है कि विदेशी टूरिस्ट नहीं आते हैं. अभी धीरे धीरे डोमेस्टिक टूरिस्ट आने शुरू किए हैं. इस बात को हमें ठीक करना होगा. इस इमेज को, जो इमेज की वहाँ हमारी जान को खतरा है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, उसको हमें बहुत ही अग्रेसिवली ठीक करना होगा. Need for coordination between states and centers for development of tourism post-COVID. And the 10th and last point they wish to say is conferring an official status of industry to the tourism sector, because they are not taken otherwise seriously. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आज विवेक तनखा के उस बयान पर स्पष्टीकरण दिया जिसमें विवेक तनखा ने स्पाइनल मस्कुलर बीमारी की दवा की कीमत 16 करोड़ रुपए और इस पर 7 करोड़ रुपए टैक्स का आकलन पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए देश में कोई भी जीवन रक्षक दवा आयात की जाती है उसे बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट प्राप्त है. I would like to apprise the House that assessment made by Honorable MP regarding the tax component may not be right. All life-saving drugs imported from for personal use are exempt from basic customs duty, either unconditionally for specified medicines or subject to a certificate to be issued by the DG Health Services or DG Health Services of the state government or the district medical officer or the civil surgeon of the district for other life-saving medicines also. The relevant customs duty notification is, the details are given, it's number 50 of 2017 with the serial number 607. Therefore, import of stated medicine for personal use for treatment of spinal muscular atrophy is entitled to this concession. संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 22 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में सदन को जानकारी दी. उन्होंने ये बताया कि उच्च सदन में अगले हफ्ते के एजेंडे में कई अहम विधेयक भी शामिल हैं. I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 22nd of March 2021, consideration and passing of the following bills after they are passed by the Lok Sabha. One, Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2021. The Tribunal Reforms, Rationalization and Conditions of Service Bill 2021, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2021, the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021, the Marine Aids to Navigation Bill 2021, the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021. The last four is subject to the allocation of time by the BSC. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन की उत्पादकता और प्रभावकारिता बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सदस्यों को शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते समय आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए. सभापति ने अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही के दौरान बार-बार टिप्पणी करने की भी निंदा की है. I only suggest to the members, please see to it that our issues are issues of a larger public interest and then current in nature and also on a specific issue. The second one is that we have seen today also in an area, some members tend to drag governments and then make criticism and all. What I am saying is, you can definitely refer to an incident, but making allegation against state government which is not here to defend, against even central government because we have not given to particular minister or concerned to respond here, is not going to serve any problem. And the third issue I would like to tell the members is, some members are developing a habit of making running commentary while sitting.
That also is not going to serve any problem. Any solution can be found only if you bring it through proper system to the notice of the chairman. And chairman, if he thinks it fit, it is appropriate to accept that, permission will be given. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सांसदों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। In view of the reports coming from certain states that this virus pandemic is spreading, so I only appeal to all the members of parliament who are here, who are there in their respective fields, to be extra careful. I know that you are all public representatives, you can't live in isolation. But at the same time, while dealing with people, meeting them, or going to the constituency or areas, be careful, follow strictly the advice given by the Health Ministry and Home Ministry, Central Government, as well as the guidelines issued by the state governments concerned from time to time, and see to it that they are implemented. राज्यसभा में आज शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने मसाला निर्यातकों की समस्याओं को उठाया। सदस्य सुजीत कुमार ने कैंसर उपचार दवाओं के लिए जीएसटी में कटौती की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कोविड टीकाकरण के लिए 45 से अधिक उम्र वालों के लिए बनाई गई कोमोर्बिडिटीज सूची में मोटापे और अस्थमा को शामिल करने की मांग की। Mexico, which is a significant major consumer of chilies, imposes Sagarpa inspection restrictions on the Indian side, whereas similar inspection on the export side is not imposed on China. So this kind of double standards, I would say, actually deprives our farmers of getting right value for their produce and deprives exporters to export to a high value market like Mexico. Sir, if government can keep the GST on COVID vaccine at 5%, why can't it reduce the GST on cancer drugs also, sir? Sir, so through you, I would request the GST Council to consider the just demand of reducing the GST on the cancer drugs, sir. जो 20-21 में एडमिशन नहीं हुए डीलिट कॉलेजों में, उनके एडमिशन के लिए 21-22 का जो एडमिशन होगा वो तो होगा, लेकिन जो 20-21 में एडमिशन नहीं हुआ है उसको 21-22 में अलग से इंक्लूड किया जाए, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो कोमॉर्बिडिटी की गाइडलाइंस और कंडीशंस हैं उसमें कहीं भी एस्थमा और ओबेसिटी की बात नहीं की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण निकला है कोविड मोर्टेलिटी का। तो मैं आपके माध्यम से सर गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसको कोमॉर्बिडिटीज़ की गाइडलाइन में लेकर आएँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।